हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, आज हम लोग केमिस्ट्री के परमाणु संरचना का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे और इसका पहला पार्ट हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसके साथ साथ जीव विज्ञान, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत और साथ में संविधान और भूगोल आदि सब्जेक्ट के टेस्ट अवेलेबल हैं। एक बार ज़रूर टेस्ट देकर अपनी तैयारियों को बेहतर करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो फ्रेंड, पहला प्रश्न है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हैं। ठीक है, वह सबसे छोटा कण आपको बताना है, जो एलिमेंट होगा, जो भी तत्व होगा, उसका प्रॉपर्टी उसके अंदर हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है तत्व, दूसरा ऑप्शन है अणु, तीसरा ऑप्शन है परमाणु, चौथा ऑप्शन है यौगिक। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे छोटा कण जिसमें तत्वों के सभी गुण विद्यमान हो, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, परमाणु। ठीक है, तो परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है जिसमें सभी गुण विद्यमान हैं। अगर यही क्वेश्चन में फ्रेंड अगर बदल देगा कि वह स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र यहाँ पे लगा देगा, अगर वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें सभी गुण तत्व के विद्यमान हों, तो वो कौन तत्व कौन, वो क्या होगा, वो कण कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा अणु। ठीक है, अणु जो होगा वो फ्री अवस्था में रह सकता है। ठीक है, इसकी खासियत है ये फ्री अवस्था में रह सकता है। तो अणु अगर फ्री अवस्था, स्वतंत्र अवस्था में पूछा जाएगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, अणु हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र अवस्था की बात नहीं किया है, तो यहाँ पे परमाणु आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव, गैस के लिए भिन्न है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है जो ठोस, द्रव एवं गैसों को अलग करती है। आपके पास ऑप्शन है अणुओं की गति, दूसरा ऑप्शन है पदार्थ का द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा विनिमय, चौथा ऑप्शन है पदार्थ के कण का आकार। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा गुणधर्म है जो ठोस, द्रव और गैस को अलग करता है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अणुओं की गति। अणुओं की जो गति होगी वो ठोस में मध्याह्न स्थिति के थोड़ा सा इधर उधर ही होगी, और द्रव में ये गति थोड़े ज़्यादा होगी। ठोस अवस्था से अणु थोड़ा मध्याह्न से दूर तक गति कर सकते हैं। ठीक है, और गैस अवस्था में जो अणु होते हैं वो गति करने के लिए फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसी के आधार पे इसको हम गुणधर्म के आधार पे, इसी गुणधर्म के, इसी प्रॉपर्टी के आधार पे हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को अलग कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। विखंडन की क्रिया उत्तरदायी होती है। ठीक है, यहाँ इसमें दोनों में से एक ही रहेगा। उत्तरदायी होती है, आपके पास ऑप्शन है सूर्य से ऊर्जा मुक्त करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, और डी ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। ठीक है, परमाणु बम जो बनता है, आपको प्रक्रिया है, जो दो क्रियाएं होती हैं, संलयन और विखंडन। ठीक है, तो पहली विखंडन हो गई और दूसरी है संलयन। ठीक है, विखंडन में जो अगर इस अभिक्रिया में जो पार्टिकल होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, खंडित होते हैं, मतलब संलयन में लेकिन ज्वाइंट होते हैं। तो संलयन अभिक्रिया हाइड्रोजन बम के लिए जिम्मेदार होती है और जो परमाणु बम के लिए विखंडन अभिक्रिया जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखें, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से, रासायनिक अभिक्रिया से, कोयला जलने से। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उस किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्सर्जित होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल मेमोराइज रखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन के दो एटम अणु मिल के हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जिससे जो है कि ऊर्जा मुक्त होती है
और यही ऊर्जा सूर्य से उत्सर्जित होती है। ध्यान रखिएगा, 2 हाइड्रोजन के कण हीलियम बनाते हैं, जिससे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है और उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, इनमें से सबसे छोटा कण कौन सा है? आपको बताना है सबसे छोटा कण, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इन ऑप्शंस में से आपको सबसे छोटा कण बताना है, कौन सा होगा? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटॉन। ठीक है, सबसे छोटा कण प्रोटॉन होगा इसमें। ठीक है फ्रेंड, सॉरी इसमें सबसे छोटा कण होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन। हम लोग देख लेते हैं क्यों होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अगर त्रिज्या की बात किया जाए तो इसकी कोटि होती है 10⁻⁻18 की, और प्रोटॉन की अगर हम त्रिज्या की बात करें तो वो 10⁻13 कोटि की होती है। ठीक है, सेंटीमीटर ए भी है और सेंटीमीटर ए भी है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कौन सा छोटा होगा, कौन बड़ा होगा? तो फ्रेंड आप लोग को पता है, जब माइनस की पावर बढ़ती है तो वो जो एरिया होता है या जो वो मानक होता है वो छोटा होता जाता है। ठीक है, और जो माइनस की पावर कम रहेगी वो हमेशा उससे बड़ा होगा। तो इसमें जाहिर सी बात है प्रोटॉन की जो त्रिज्या है वो इलेक्ट्रॉन से अधिक है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसी आधार पे, तो इसी के आधार पे कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन ऑप्शंस में से सबसे छोटा कण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, इसका वेट भी इन सबसे कम होता है। इनका वेट का जो कोटि होती है इलेक्ट्रॉन की 10⁻31 kg। ठीक है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की 10⁻27 की कोटि की होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं 27 अधिक है, -31 कम है, तो इलेक्ट्रॉन इन सब में सबसे छोटा कण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है। जो साधारण नमक हम लोग खाते हैं उसका रासायनिक नाम आपको बताना है, केमिकल नेम। तो आपके पास ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड और डी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे NaCl। ठीक है, NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है, यानी यहाँ पे सोडियम है और Cl क्लोरीन है। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता है, तो आप लोग साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई वस्तु धन आवेशित होती है तो वह क्या कर सकती है? इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, प्रोटॉन का परित्याग करती है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जब कोई वस्तु धन आवेशित होती है तो वो कौन सी प्रक्रिया करती है इन ऑप्शंस में से? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। इसको हम नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी को पैसा देते हैं, ठीक है, कोई चीज़ देते हैं तो हम पॉजिटिव में होते हैं। ठीक है, और जब कोई जो उधारी लेता है वो माइनस में चला जाता है, मतलब उसके अंदर ऋण रहता है। ये धन आवेशित जो होता है, ये धन का मतलब वो कोई प्रत्याग करेगा। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन देगा और जो लेगा वो हो जाएगा माइनस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो धन आवेशित होता है कोई वस्तु, कोई चार्ज पार्टिकल, तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को दिया है। और जो ऋण आवेशित है मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑलरेडी वो माइनस में चल रहा है, कर्ज में चल रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की माध्य आयु T है। प्रतिदर्श में प्रारंभ में उपस्थित 75% सक्रिय नाभिकों का कितने समय में क्षय हो जाएगा? ठीक है, माध्य आयु दिया है T। अब कह रहा है कि वह पदार्थ जो भी है वो उसका 75% नाभिक क्षय कितने दिन में हो जाएगा, कितने टाइम में हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन है T, दूसरा ऑप्शन है T/2, तीसरा ऑप्शन है 2T, चौथा ऑप्शन है 4T। ठीक, T क्या है? माध्य आयु। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2T। कैसे होगा फ्रेंड, देख लेते हैं। T है माध्य आयु। माध्य आयु का मतलब है कोई भी नाभिक क्षय अगर 100% है तो माध्य आयु का मतलब कि वो अपनी आधी उसका जो भार है वो क्षय कर देगा। ठीक है, जो भी एटॉमिक वेट है उसका आधा उसका लॉस हो जाएगा। मतलब माध्य आयु का मतलब माध्य कर देगा, आधा कर देगा। ठीक है,
तो 100 थी स्टार्ट में वो वस्तु मान लेते हैं, ठीक है। अगर माध्य हो गई मतलब टी समय में वो माध्य हो गई मतलब 50 हो गई। अब 50 में फिर आधा करेंगे। अब 50 में ये तो टी समय लग गया, अगला टी लगेगा जब 50 को डिवाइड करेंगे 25 आधा हो जाएगा अगले टी में, तो 2 टी हो गए हमारे पास और टी मिलके यहाँ पे हो जाएंगे 2 टी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आ गया समझ में। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। माध्य आयु जो होता है वो किसी भी नाभिक के क्षय का आधा हिस्सा होता है, मतलब आधा पार्ट क्षय होने में जितना समय लगता है उसे माध्य आयु कहते हैं। तो पहले 100 अगर % मान लेते हैं कि कोई पदार्थ के नाभिक में 100% मॉलिक्यूल था, उसका मॉलिक्यूल वेट था, लेकिन टी समय बाद वो कितना हो गया, 50 हो गया। तो अब 100 से हम काउंट नहीं करेंगे अगला वाला टाइम पीरियड, अगला माध्य 50 के हिसाब से काउंट करेंगे और फिर वो आधा हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर अगर तीसरी बार उसकी बात करेंगे तो 25 का आधा करेंगे, 12.5 हो जाएगा। तो इस क्रम में माध्य आयु हम लोग निकालेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 2T। अगला है 2 तत्वों के परमाणु संख्या समान है, ठीक है। परमाणु संख्या की बात कर रहा है किंतु इनके गुण भिन्न हैं, ये कहलाएंगे, ठीक है। परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है फ्रेंड, परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा कंफ्यूज करता है ये परमाणु संख्या और परमाणु भार। यहाँ पे परमाणु की जगह अगर हम यहीं पे लगा दे द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो ये चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा इसकी जगह परमाणु भार, ठीक है। ध्यान रखिएगा, परमाणु भार हो जाएगा ये थोड़ा सा चेंज हमेशा कंफ्यूज करता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। अगर परमाणु दिया रहेगा उसके साथ संख्या लगी होगी तो परमाणु क्रमांक की बात करेगा, और परमाणु की जगह अगर द्रव्यमान हो जाएगा तो इसका मतलब हमेशा भार की बात करेगा, मास की बात करेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर कह रहा है समान है, लेकिन इसके गुण जो है कि भिन्न भिन्न हैं, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आइसोटोप, दूसरा है आइसोबॉर, तीसरा ऑप्शन है आइसोटोन और चौथा ऑप्शन है आइसोहाइड। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसोटोप, ठीक है। अगर परमाणु क्रमांक सेम है 2 पदार्थ में, ठीक है, 2 अणुओं में, 2 तत्वों में, तो वहाँ पे आइसोटोप कहेंगे ऐसे तत्वों को, ठीक है। ऐसे तत्वों को आइसोटोप कहा जाएगा, ठीक है। और आइसोबार वो ऐसे तत्व हो जाएंगे जिसमें परमाणु भार समान होगा, ठीक है। और आइसोटोन ऐसे हो जाएंगे जिसमें न्यूट्रॉन समान होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आइसोटोन ऐसे होंगे जैसे जिन एलिमेंट में न्यूट्रॉन समान होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिए। परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है उस अगर सेम होता है तो उस तत्व को आइसोटोप कहते हैं। अगर परमाणु की जगह द्रव्यमान संख्या हो या परमाणु भार हो तो वहाँ पे अगर सेम हो तो आइसोबार कहते हैं। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है तत्वों में तो वहाँ पे आइसोटोन कहते हैं। तो तीनों को आप लोग रट लीजिए, बार बार इसको रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और एग्ज़ाम में ज़रूर ये पूछा जाता है फ्रेंड। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ शेयर भी करते रहिए। चलिए अगला देखते हैं। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, तुल्यांकी भार, अणु भार। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं फ्रेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान संख्या। आ गया, द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार, ठीक है। तो परमाणु भार कहते हैं न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यही न्यूक्लियन बनाते हैं, नाभिक बनाते हैं, ठीक है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही मौजूद होते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो न्यूक्लियन जो होता है वो इसी से बनता है और इसी को द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं। अगला प्रश्न है उदजन। देख लीजिए, खतरनाक है, हाइड्रोजन की हिंदी है ये उदजन। परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या क्या होगी। आपको हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन संख्या बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 0। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती हैं, क्योंकि आप लोग को पता है हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और परमाणु भार इसका
1 होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, क्योंकि अगर परमाणु भार 1 में से 1 प्रोटॉन अगर हम माइनस कर देते हैं न्यूट्रॉनों को निकालने के लिए, तो हमारे पास 0 बचेगा। तो इसका जो न्यूट्रॉन संख्या होगी हाइड्रोजन में वो क्या होगी? 0 होगी। अगला प्रश्न है, परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ठीक है, परमाणु संख्या दिया है, परमाणुविक संख्या मतलब परमाणु संख्या, और द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन है Z, दूसरा ऑप्शन है A, तीसरा ऑप्शन है A + Z/2 और तीसरा है A - Z/2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, जिसकी ये संख्या होती है वो प्रोटॉनों के बराबर होती है, आप लोग को पता है। और किसी भी अणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A Z। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ठीक है, भारी जल, कई बार इसका फार्मूला भी पूछा गया है। D2O होता है इसका फार्मूला, D2O। आपको बताना है किस रूप में इसका प्रयोग होता है, मंदक के रूप में, नियंत्रक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, शीतलक के रूप में। जल्दी सही आंसर अपना कमेंट करके बताइए। फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A मंदक। भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग होता है, और साथ ही जो ग्रेफाइट होता है उसका भी मंदक के रूप में रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, मंदक फ्रेंड्स ये जो होते हैं वो न्यूट्रॉनों की जो गति होती है, जो रिएक्शन में न्यूट्रॉनों की जो गति होती है उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, ऑप्शन है अप्सरा, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा ऑप्शन है नाग, चौथा ऑप्शन है ट्रॉम्बे। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A अप्सरा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? कौन सा सूक्ष्म तत्व है, एक तरह से कह सकते हैं इनमें से कौन सा सबसे छोटा तत्व है? ऑप्शन है आपके पास क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा है फ्रेंड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B हाइड्रोजन। आप लोग को पता है हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है और सबसे पहले नंबर पे ये क्रमांक में आता है, तो जाहिर सी बात है ये सबसे सूक्ष्म तत्व होगा। क्लोरीन का 17 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो सबसे सूक्ष्म तत्व इन तत्वों में हाइड्रोजन होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अणु भार एक समान है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, ऑप्शन A हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है कौन? हैलोजन, अक्रिय गैस, क्षारीय मृदा, क्षारीय धातु। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, हाइड्रोजन की तरह कौन एक इलेक्ट्रॉन लेके हीलियम का विन्यास प्राप्त करता है? इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A हैलोजन। हैलोजन में हीलियम भी आता है, ठीक है, फ्लोरीन भी आता है, क्लोरीन भी आता है, आप लोग को पता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक आप लोग को पता है 1 होता है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में, और हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 होता है। और जो भी तत्व होते हैं वो अपना जो बाहरी कक्षा की इलेक्ट्रॉन होती है इसको 2 को स्टेबल माना जाता है पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 होती है, ठीक है। फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में 8, क्लोरीन के भी बाहरी कक्षा में 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन हैलोजन होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये जो हीलियम है इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह जो आर्गन होता है उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जो भी
अक्रिय गैसें हैं, ठीक है, उनका विन्यास कंप्लीट होता है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो जो दूसरे तत्व होते हैं वो उनका ही विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये हीलियम का ऑक्टेट पूरा हीलियम की तरह ये भी संतुलित हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही उसी तरह जो फ्लोरीन होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, ठीक है, 7 होते हैं इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 हो जाएगा और ये आर्गन की तरह हो जाएगा, ठीक है। ये ऑक्टेट प्राप्त करते हैं एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये हाइड्रोजनों की तरह होता है हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, बी ऑप्शन है आइंस्टीन, सी ऑप्शन है चैडविक, डी ऑप्शन है थॉमसन। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है ऑप्शन सी चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था, ठीक है। तीनों का नाम जरूर याद रखें, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात आपको बताना है। तो पहले आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए दोनों का, तो तीनों का द्रव्यमान हमको पता होना चाहिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फ्रेंड ए 1836। कैसे 1836 आके हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहले प्रोटॉन का पूछा है, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.673 10⁻⁻27 होता है, ठीक है, सॉरी। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका जो द्रव्यमान होता है 9.1025 × 10⁻⁻31, और ये दोनों केजी में होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केजी में ये दिया हुआ है, ग्राम में इसके 3 पावर कम हो जाएंगे। इसको अब डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं 31 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसको ऊपर हम लोग भेज सकते हैं, और एक ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा +31, और +31 और -31 ये प्रूट करेंगे +4, ठीक है। तो 10 की घात 4 हमको प्राप्त हो गया, और 1.67 में 9.108 का भाग देंगे तो ये 1836 आएगा, ठीक है। 1836 नहीं आएगा बल्कि ये आएगा पॉइंट लगा के, ठीक है फ्रेंड्स, 0.1836 आएगा। तो 4 की घात दिया है तो 4 अंक पे दशमलव हैं, इनको चारों को हटा देंगे तो 1836 हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात। इसी तरह हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अनुपात निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अनुपात निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे वीडियो के पीडीएफ अवेलेबल हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।